टर्म्स प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत अच्छे से पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ी हैं। सैंपल स्पेस पता है आपको, इवेंट पता है आपको, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी याद होगा। याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? जिसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? 5। आप याद कीजिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर आपको बताया था, इफ ए एंड बी आर mutually exclusive events, then A intersection B is equal to 5. It means probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. पढ़े थे हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज में 13.1 में मेनली स्टडी करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अब हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स कि कोई एक इवेंट हो चुका है तब दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल मतलब कोई एक इवेंट हो चुका है तब दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर ई और एफ दो इवेंट्स हैं किसी सैंपल स्पेस के लिए किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई मींस द इवेंट एफ हैज बीन हैपेंड। कि इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अगर इवेंट एफ हो चुका है, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई व्हेन द इवेंट एफ हैज बीन अकर्ड। तो मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई व्हेन द इवेंट एफ हैज बीन अकर्ड। इवेंट एफ हो चुका है तब इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, ठीक है। और अगर मैं लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, इसका मतलब क्या है? probability of the event F when the event E has been occurred। कि इवेंट E अगर हो चुका है तब इसके इवेंट की F के होने की, जो पहले लिखा है ना उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी when the second one has been happened, सेकेंड वन हो चुका है। इसलिए अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, हमने उसमें से एक किंग कार्ड निकाल लिया, हमने उसमें से एक किंग कार्ड निकाल लिया, एक किंग कार्ड निकाल कर रख लिया। अब जो है किंग कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है या एस आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जब आपने किंग कार्ड निकाल लिया यानी कि इवेंट ई हो चुका, इवेंट ई क्या है? एक किंग कार्ड आना। इवेंट ई क्या है? एक किंग कार्ड का आना। एक किंग कार्ड आ चुका है, अब किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? एस कार्ड आने की। अब जो है एस कार्ड आने की, तो इवेंट एफ दैट इज एस, तो एफ बाय ई निकालना है। एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको व्हेन द इवेंट ई, यानी कि एक किंग कार्ड उसमें से निकाला जा चुका है। जब उसमें से एक किंग कार्ड निकाला जा चुका है, इट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि एक इवेंट हो चुका है तब दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताएं। बेटा इसमें भी दो केसेस हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपने 11th क्लास में सीखा था विद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। कि अगर मैंने क्या किया, एक कार्ड निकाला, शफल जो है शफल कार्ड में से एक कार्ड निकाला, देखा कार्ड क्या है, फिर से उसी में वापस डाल दिया, तो कार्ड को मैंने क्या कर दिया? रिप्लेस। इट इज विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट, पहले मैंने किंग कार्ड अगर निकाला था, अब फिर से मैं किंग कार्ड निकालती हूँ, तो अगर विद रिप्लेसमेंट है, क्या होगा? किंग कार्ड, पहले मुझे बताओ किंग कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर मैं विद रिप्लेसमेंट की बात करती हूँ,
यानी कि जो मैंने कार्ड निकाला वो फिर से वापस डाल दिया। अब फिर से किंग, सेकंड कार्ड किंग आने की प्रोबेबिलिटी, जब पहला कार्ड किंग आ चुका है, ठीक है। अब बेटा सेकंड कार्ड का किंग आना, अगर विद रिप्लेसमेंट है तो अब वहां पर फिर से 52 कार्ड्स हो गए और 4 के 4 किंग हो गए, तो फिर से क्या होगी प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 4/, तो दोबारा से किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। लेकिन दोबारा से किंग आना, जब पहले किंग आ चुका है लेकिन विद रिप्लेसमेंट है तो 4/52। अगर मैं कहती हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो एक कार्ड निकाला तो निकाल ही लिया, उसे वापस नहीं डाला गया, तो अब किंग कार्ड कितने हैं उसमें 3 और टोटल कार्ड कितने रह गए 51, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/51, ठीक है। तो ये है कि अगर विद रिप्लेसमेंट है तो बाद वाला इवेंट पहले वाले इवेंट पर से कुछ अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन विद रिप्लेसमेंट में बाद वाला इवेंट पहले वाले इवेंट से अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो बाद वाला इवेंट पहले क्या कार्ड निकाला है उससे अफेक्ट होगा, पहले वाले इवेंट से अफेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, और एफ बाय ई मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ व्हेन द इवेंट ई हैज बीन अकर्ड। क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको ई बाय एफ फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 नहीं होनी चाहिए, और अगर f by e फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f और f इंटरसेक्शन e, तो एक ही बात है ना, f इंटरसेक्शन e या e इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ e, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब अगर मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस, probability of the sample space when the event f has been occurred, क्या होगी probability of s intersection f divided by probability of sample space के होने की probability when the event f has been occurred। बेटा sample space और f में कॉमन क्या होगा f, that is equal to 1। probability of sample space, एफ इवेंट कोई भी हो लेकिन सैंपल स्पेस होने की प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। इवेंट कोई भी हो पहले हो चुका हो, सैंपल स्पेस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। अब मैं बता रही हूँ आपको, अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ, ए यूनियन बी बाय एफ व्हेन द इवेंट F has been happened, अगर इवेंट F हो चुका है तो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ A था तो यहाँ जाएगा A बाय F, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय F तो यहाँ क्या आ जाएगा A इंटरसेक्शन B बाय, ठीक है। सेम रहा फॉर्मूला, A यूनियन B बाय F निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय। उसके बाद जो है हम एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कुछ एक जो पॉइंट्स हैं वो फिर उसके बाद बताती हूँ। एक्सरसाइज 13.1 जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड है। अब बेटा 11th क्लास में आपको इतना तो याद होगा कि हमने सीखा था कि 2 कॉइन्स थ्रो करते हैं, 3 कॉइन्स थ्रो करते हैं, या फिर तो सैंपल स्पेस क्या होता है, ये सब आपको याद होगा, ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ई और एफ तो इवेंट्स हैं, if E and F are the two events such that probability of E is 0.6, probability of E is
0.6. Probability of E given है. Probability of F is given. Probability of F is 0.3. Probability of F is 0.3. Probability of E intersection F is. Now you have to find out the probability of E by F and probability of F by E. सेम अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F. E intersection F is 0.2 and the probability of F is 0.3. Probability of F by E find out करना है, तो वही probability of E intersection F divided by probability of E. 0.2 divided by 0.6. अब ये फॉर्मूले हमने पढ़े. क्वेश्चन नंबर 16 में प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B निकालना है. अगर आपको A इंटरसेक्शन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, सेम है बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 0.8, probability of B is 0.5 and the probability of B by A is 0.2. You have to find out the probability of A intersection B, probability of A by B, and the probability of A union. हाँ जी, probability of B by A given है. B by A क्या होगा? Probability of B intersection A या A intersection B divided by probability of A. Probability of B by A is 0.4. Probability of A intersection B आपको find out करना है. और probability of A कितना है? यहाँ से आप probability of A intersection B find out कर लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा? 0.8 into 0.4, that is 0.32. probability of A intersection B. अब आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. A by B कैसे निकालेंगे? Probability of A intersection B divided by probability of B. A intersection B divided by probability of B, that is 0.5. Probability of A union B find out करना है, तो probability of A plus probability of B minus probability of A intersection. आपके पास सबकी वैल्यूज है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B और A इंटरसेक्शन B की वैल्यूज है. A कितना है? 0.8, B कितना है? 0.5 और A इंटरसेक्शन B अभी हमने फाइंड आउट किया कितना है? 0.3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में वही A यूनियन B फाइंड आउट करना है और आपको गिवन है find probability of A union B if twice of PA equal to PB is equal to 5 by 13 and the probability of A by B is 2 by 5. यहाँ से probability of B है, probability of A कितना आ जाएगा? 5 by 26 आ जाएगा. Probability of A by B से A intersection B आ जाएगा divided by probability of B. A by B is 2 by 5. A intersection B find out कर लेंगे, इसको multiply कर लेंगे probability of B से. probability of B कितना है? 5 by 13. A intersection B है, probability of A है, probability of B है, तो यहाँ से आप probability of A union B find out. PA plus PB minus probability of intersection. आपके पास सब है. इंटरसेक्शन PB है, PA और PB. चैलेंज बिल्कुल सिंपल इसी तरह से ये मैं नहीं करवा रही हूँ. इसके बाद हम करें क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है A coin is tossed 3 times. एक कॉइन को 3 बार अगर टॉस किया है तो टोटल 2 क्यूब यानी कि 8 आउटकम्स होंगे. A coin is tossed 3 times.
एक कॉइन को जो है 3 टाइम्स क्लोज किया गया है। इवेंट ई क्या है? हेड ऑन द थर्ड टॉस। इवेंट ई है हेड डालना चाहिए थर्ड टॉस पर, हेड ऑन थर्ड टॉस। इवेंट एफ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। इवेंट एफ है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले 2 टॉस पर हेड आना चाहिए। पहले आप इसके लिए सैंपल स्पेस लिखें, इवेंट ई लिखें, इवेंट एफ लिखें, फिर वहां से आपको ई बाय एफ फाइंड आउट करने के लिए हम ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी, पहले मैं सैंपल स्पेस लिख देती हूँ। अगर 3 जो है तो सो रहे हैं तो तीनों पर हेड आ सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ये मैंने 2 वाले लिख लिए। अब एक हेड वाले लिख रही हूँ मैं, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। एक हेड वाले लिख लिए। अब नो हेड। टोटल ये 8 आउटकम्स हैं। इसमें से इवेंट ई लिखना है जिसमें हेड ऑन द थर्ड टॉस। कौन कौन से हैं जिसमें हेड ऑन द थर्ड टॉस आ रहा है? इसमें हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन द थर्ड टॉस, हियर इज आल्सो हेड ऑन द थर्ड टॉस। तो कौन कौन से आ जाएंगे? तीनों पर हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड एंड टेल टेल हेड। इवेंट एफ क्या हो जाएगा? हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो फर्स्ट 2 टॉसेस पर तो एक तो ये हो जाएगा, फर्स्ट 2 टॉसेस पर, फर्स्ट 2 टॉसेस पर हेड। आई थिंक ये दोनों ही है जिसमें फर्स्ट 2 टॉसेस पर हेड है। तो कौन कौन सा आ जाएगा? हेड 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 एंड हेड हेड। जो इवेंट्स हैं जिनमें फर्स्ट 2 टॉसेस पर हेड है, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए हमें बाय एफ के लिए। ई इंटरसेक्शन एफ, देखो दोनों में कुछ कॉमन है। थर्ड टॉस पर भी हेड और फर्स्ट 2 पर भी, तो आपके पास भी कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? 4/8, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? 2/8 और ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/8। ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/8। आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। क्या होता है फॉर्मूला ई बाय एफ का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ divided by probability of E intersection F is 1/8 and the probability of F is 2/8. That is 1/2. So probability of E by F क्या आ गया? 1/2. इसी तरह बेटा नेक्स्ट पार्ट्स भी इसी तरह ही है इसके 60। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। 2 coins are tossed once. 2 coins are tossed once. क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है 2 coins are tossed once. अगर 2 कॉइन टॉस किए गए तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर 2 कॉइन टॉस किए गए हैं तो इवेंट ई क्या है? टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, तो ये दोनों आ जाएंगे हेड टेल एंड टेल हेड। इवेंट एफ क्या है? 1 कॉइन शोज हेड, किसी एक कॉइन पर हेड आए। तो एफ में आपको क्या बोला है? किसी एक कॉइन पर 1 कॉइन शोज हेड, किसी एक कॉइन पर हेड आना चाहिए। तो एफ क्या हो जाएगा इसमें?
पहले वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 2/4। पूछा क्या गया है इसमें, जस्ट अ मिनट, यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ई बाय एफ कैसे निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी। हमने सैंपल स्पेस लिखा, प्रोबेबिलिटी ई में बोला गया था टेल ऑन वन कॉइन, किसी एक कॉइन पर क्या होनी चाहिए, टेल होनी चाहिए। तो हमने हेड टेल टेल हेड लिख दिया। एफ क्या है, वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पर हेड होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, हेड टेल टेल हेड, यही आ जाएगा। कॉमन में भी यही आ जाएगा, दोनों कॉमन है। इंटरसेक्शन एफ भी 2/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ भी 2/4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसके लिए 1 आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डाई इज थ्रोन, क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 का बिल्कुल सिंपल है, 8 से थोड़ा सा ध्यान। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार थ्रो किया है, तो टोटल कितनी आउटकम्स होंगे, एक डाई को 3 टाइम्स टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस में कितने होंगे 6 क्यूब, यानी कि 216 आउटकम्स होंगे। इवेंट ई क्या है, 4 appears on the third toes, 4 कहाँ आना चाहिए, 4 जो है थर्ड टोस पर आना चाहिए, 4 appears on the third toes, यानी कि पहले दूसरे पर तो कुछ भी आए, पहले दूसरे पर तो कुछ भी आए, लेकिन थर्ड टोस पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे इसमें आपके पास, फिर से अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ, कॉम्बिनेशन अगर मैं इसको निकालती हूँ, कितने होंगे टोटल, क्या बोला गया आपको, यहाँ पर तो फिक्स्ड है, क्या आना चाहिए 4 ही आना चाहिए, यानी कि दिस फंक्शन शुड बी फिल्ड बाय ओनली वन वे, थर्ड टोस पर तो 4 ही आना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है 6 में से, यहाँ पर भी 6 में से, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोला था रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 114 भी हो सकता है, 124 134, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन थर्ड पर 4 ही आना चाहिए, थर्ड पोजीशन ओनली वन वे से। तो टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे, तो टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे 36, इस तरह से 114 124 134 14 और इस तरह से कंटिन्यू करते हुए ये टोटल कितने बनेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया, लास्ट पर 4 आना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो 6 into 6 into 1, लास्ट पोजीशन फिक्स्ड है बाय ओनली वन वे, दैट इज 4, तो टोटल 36, 6 into 6 36, और टोटल कितने हैं 216, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 36/216। एफ इवेंट क्या है, 6 and 5 appears respectively on first two tosses, कि 6 और 5 कहाँ आने चाहिए रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस, यानी कि फर्स्ट पर 6 और सेकंड पर क्या आना चाहिए 5, ऐसा ही आना चाहिए, फर्स्ट पर 6 और सेकंड पर 5, आगे चेंज हो सकता है, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी। फर्स्ट टू पर रिस्पेक्टिवली 6 5 आना चाहिए, और थर्ड पर तो कुछ भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी 6/216, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब इनमें से देख लो किन में लास्ट पर 4 है, लास्ट पर 4 वाला तो एक ही है, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 1/216, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 6/216, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी इज 1/6। ये था 8th। 9th है, मदर फादर एंड सन लाइन अप रैंडमली फॉर अ फैमिली पिक्चर, मदर फादर और सन किसी फैमिली पिक्चर के लिए खड़े होते हैं,
line up randomly for a family picture. ये क्या है? सन ऑन वन एंड, सन जो है एक एंड पे होना चाहिए, ऑन वन। एफ क्या है? फादर इन मिडल, फादर कहाँ होना चाहिए? मिडल। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। पहले हम अगर सैंपल स्पेस लिखें इसके लिए, मदर फादर एंड सन लाइन अप, तो मदर फादर और सन तीन पर्सन है और तीन पोजीशन पर कितने वे से बैठेंगे? यहाँ पर तीनों में से कोई भी बैठ सकता है, ठीक है। जो यहाँ बैठ गया वो यहाँ नहीं बैठेगा, जो यहाँ बैठ गया वो यहाँ नहीं बैठेगा। तो टोटल कितनी वेज से बैठ सकते हैं? 6 वेज से बैठ सकते हैं। क्या है वो 6 वेज? मदर फादर सन, यहाँ पर मदर अगर बैठती है पहले पर तो फादर सन, ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। क्या हो सकता है? फादर। और यहाँ पर अगर फादर आता है तो मदर सन अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और सन पहले आता है तो मदर फादर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में ये टोटल 6 होंगे। ई इवेंट क्या है? सन एक एंड पे होना चाहिए, तो देखो सन किस किस में एक एंड पर है? 1 2 3 4, ये 4 ऐसे हैं जिसमें सन जो एक एंड पर है। मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन मदर फादर। नेक्स्ट है एफ है फादर इन द मिडल। फादर मिडल में होना चाहिए। देखो फादर किस किस में मिडल में है? इसमें है फादर मिडल में, और फादर किस में मिडल में है? और इसमें है फादर मिडल में। बस मदर फादर सन और सन फादर मदर। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? ये दोनों ही आ जाएंगे, सन एंड पर भी है और फादर, ये दोनों ही कॉमन है। मदर फादर सन, सन एंड पर है और फादर जो है मिडिल में है, सन फादर मदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फाइंड आउट करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोला गया था? क्या फाइंड आउट करना है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? 2 अपॉन टोटल कितना है? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज आल्सो 2 by 6, तो 2 by 6 डिवाइडेड बाय 2 by 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10th है अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। एक ब्लैक और एक रेड डाइस रोल की गई है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम क्या है? ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 मींस दो डाइस ना, तो ग्रेटर देन 9 10 11 और 12 आ सकता है। सम 10 11 और 12। गिवन दैट मींस ये कंडीशन गिवन मतलब ये कंडीशन हो चुकी है। द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अगर ब्लैक डाई पर 5 आता है, अगर ब्लैक डाई पर 5 आ जाता है, तब सम 10 11 और 12 आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। अगर ब्लैक डाई पर 5 आ जाता है तब आपको सम 10 11 और 12 आने की प्रोबेबिलिटी। गिवन दैट वर्ड यूज होने से ही पता चल जाएगा आपको कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 है पहले इवेंट ए क्या आना चाहिए आपके पास? सम ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 9, तो सम 10 कैसे आएगा? 4,6, 6,4, 5,5, बस ये 3 वेज है सम 10 आने के लिए। सम 11 आने के लिए 6,5 एंड 5,6, ये वेज है सम 11 आने के लिए, और 12 आने के लिए ओनली 6,6। और बी इवेंट क्या था? बी इवेंट क्या बोला था? जब गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ब्लैक डाई पर 5 आ चुका है, मान लो ये वाली पहले वाली ब्लैक है और दूसरी वाली रेड है, ठीक है, ब्लैक और रेड दो डाइस थे ना, तो ब्लैक डाइस पर 5 आ चुका है, तो रेड पर तो कुछ भी आ सकता है। 5,1 ब्लैक पर 5 आ चुका है, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। जब ब्लैक डाई पर 5 आ चुका है, तब रेड डाइस पर जो है क्या आने की? सम 10, 11 और 12 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सम 10, 11, 12 इनसे आएगा, तो ये ए है और ये क्या है? बी। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किसकी करनी है? फर्स्ट पार्ट में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि सम क्या आना, मुझे बताओ ए बाय बी निकालना है या बी बाय ए निकालना है? कौन बताएगा? लाइन फिर से पढ़ देती हूँ। ए क्या है आपको दिख रहा है? क्या आना? सम 10, 11 या 12 आना, ठीक है। बी क्या है? ब्लैक डाई पर 5 आना, ब्लैक डाई पर 5 आना। अब मैंने क्या बोला, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग conditional probability of obtaining sum greater than 9, given that black die resulted in 5। बताइए, ए बाय बी फाइंड आउट करना है या बी बाय ए? कौन बता सकता है? ए बाय बी। ए बाय बी, गुड। ए बाय बी फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्या बोला है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सम 10, 11, 12, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट। गिवन दैट मतलब ये इवेंट हो चुका है। क्या हो चुका है? कि ब्लैक डाई पर 5 आ चुका है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो वो कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको? 10, 11, 12 लाने की, जब ये इवेंट हो चुका है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये नहीं फाइंड आउट करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कॉमन क्या है इनमें? सम 10, 11, 12 देख लो किस पे आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 9 आ रहा है यहाँ, इन दोनों। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज 5, 5 and 5,6। ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी दैट इज, दो थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में 36 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2 by 36। ए इंटरसेक्शन बी इज 2 by 36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 6 by 36, ठीक है, 6 by 36। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/3 आ गई प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट आप कर लेंगे बेटा, इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है सम 8 आने की, जबकि रेड डाई पर बोला है लेस देन 4 आए। रेड डाई पर लेस देन 4, रेड डाई पर 1 ले लेना, 2 ले लेना, 3 ले लेना। ये था 8, ये था 10, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अ फेयर डाई इज रोल्ड। एक फेयर डाई रोल की है, कंसीडर द इवेंट्स ई, एफ और जी इवेंट गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन नंबर 11 है, इवेंट ई गिवन है। इवेंट ई में है 1, 3, 5। इवेंट एफ में है 2, 3। इवेंट जी में है 2, 3, 4 एंड 5।
और इसमें क्या फाइंड आउट करना है, E by F एंड F by E। तो E इंटरसेक्शन F देख लो, E इंटरसेक्शन F में, E इंटरसेक्शन F में 3 आ जाएगा, E इंटरसेक्शन F में क्या आ जाएगा, कॉमन 3। तो क्या बोला था, एक अफेयर डाई इज रोल्ड, अगर एक फेयर डाई रोल की है तो सैंपल स्पेस में 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F अगर फाइंड आउट करना है तो E by F क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E intersection F is 1/6 and the probability of F is, F में कितने हैं 2/6, which is 1/2। तो probability of E by F कितना आ गया, 1/2। इसी तरह अगर आपको फाइंड आउट करना है probability of E by G, तो क्या हो जाएगा, E intersection G डिवाइडेड बाय probability of G। इसके बाद हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। E union F by G and E intersection F। अगर A by B फाइंड आउट करना है तो A इंटरसेक्शन B, यानी कि अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको A by B, तो A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब E यूनियन F निकालो, उसकी G के साथ क्या ले लेंगे आप, इंटरसेक्शन ले लेंगे। पहले E यूनियन F निकालो, E यूनियन F की G के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। पहले E यूनियन F निकालो, E यूनियन F क्या होगा, E यूनियन F होगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, ठीक है। अब E यूनियन F और G की इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 2 3 2 3 आ रहे हैं बस, 2 3। तो दो एलिमेंट्स हो गए ना कॉमन, तो E यूनियन F और G में 2 कॉमन है और सैंपल स्पेस में टोटल 6 थे। मैम 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, यस 5 भी आ रहा है, 2 3 and 5, तो 3/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ G कितना है, 1 2 3 4, 4/6, दैट इज 3/4। क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी, 3/4। तो इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे आप। अगर E यूनियन F by G है तो E यूनियन F इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके बाद assume that each born child is equally likely to be a boy or girl, कि कोई जो है चाइल्ड जो है बॉय है या गर्ल है, दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन होते हैं तो बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों के गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर मतलब कंडीशन जो दी है, गिवन कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी तो किसकी निकालनी है, कि दोनों के गर्ल्स होने की, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हेन गिवन दैट इवेंट क्या है, यानी कि जो हो चुका वो इवेंट क्या है। फर्स्ट पार्ट में द यंगेस्ट वन इज गर्ल, अगर जो है यंगेस्ट वन क्या है, अगर यंगेस्ट वन गर्ल है, अगर यंगेस्ट वन गर्ल है तो दोनों के गर्ल होने की, यानी कि दूसरी भी गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, मैं जो है जो पेयर है ना, इसमें पहले वाले को मैं यंगर ले रही हूँ, ये यंगर वन है, ठीक है, फर्स्ट वन यंगर है। तो ई इवेंट हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की करनी है, बोथ आर गर्ल, दोनों की गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब द यंगर वन इज गर्ल, यंगर वन गर्ल होना, तो यानी कि फर्स्ट वन गर्ल होना तो सेकंड वन बॉय भी हो सकता है, और यंगर वन गर्ल है तो सेकंड वन गर्ल भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F क्या होगा, इट इज
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो यानी कि इंटरसेक्शन एफ मींस जब यंगर वन गर्ल हो तब दूसरी भी गर्ल। इवेंट क्या था, इवेंट में लिख लेते हैं बोथ आर गर्ल, ये है ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ भी दोनों गर्ल आ जाएंगी। इसमें सैंपल स्पेस में क्या होगा बेटा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस सिंपल सी बात है, दोनों बॉय भी हो सकते हैं, पहली बॉय पहला बॉय दूसरी गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय और दोनों गर्ल, ये सैंपल स्पेस में टोटल 4 है। तो ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज 1/4 प्रोबेबिलिटी, ई और जो है एफ में 2 है तो प्रोबेबिलिटी 2/4 एंड 1/4 दिस इज 4। ठीक है, तो यंगर वन अगर गर्ल है तो दूसरी भी गर्ल होना, सैंपल स्पेस लिखा हमने, इवेंट क्या था बोथ गर्ल, तो जी आ गया, एफ क्या था यंगर वन इज गर्ल, यंगर वन को मैंने फर्स्ट पे ले लिया तो यंगर वन गर्ल है तो दूसरे पर कुछ भी आ सकता है और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। सेकंड पार्ट क्या है इसका, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, प्रोबेबिलिटी तो ई ही निकालनी है लेकिन अब ई बाय जी निकालना है, जी क्या है, एटलीस्ट वन इज गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक तो गर्ल है, कम से कम एक गर्ल में क्या क्या आ जाएंगे, जीबी बीजी, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, तो पहले भी हो सकती है गर्ल बाद में भी हो सकती है, कम से कम एक गर्ल, तो दोनों भी हो सकते हैं, नो गर्ल नहीं आनी चाहिए, कम से कम एक गर्ल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/4। अब फाइंड आउट क्या करना है, ई बाय जी फाइंड आउट करना है, दोनों के गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हेन एटलीस्ट वन इज गर्ल, E by G that is equal to probability of E intersection G divided by probability of G. E intersection G find out करें, E intersection G क्या हुआ, E क्या था GG, E intersection G is also GG, ये G है और ये है E, तो E intersection G 1/4 and the probability of G is 3/4, probability is 1, probability कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास इसके लिए 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 13 में समझ दिया है, ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें ट्रू फॉल्स टाइप के हैं और एमसीक्यू टाइप के हैं, इजी और डिफिकल्ट। आपसे क्या बोला है, इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300, तो इजी ट्रू फॉल्स है, 300 इजी ट्रू फॉल्स कितनी है 300, 300 इजी ट्रू फॉल्स है और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। इसके बाद 500 इजी मल्टीपल चॉइस हैं, 500 इजी मल्टीपल चॉइस हैं और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस है, और 400 क्या है डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या है 400। The question is selected at random from the question bank. What is the probability that it will be an, इसके इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कि ई इवेंट क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इट इज अ इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, गिवन दैट, यानी कि एफ इवेंट क्या है, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ई इवेंट है, ये एफ इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, इजी क्वेश्चंस कितने हैं 800, 800 इजी है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी निकले तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें 1400, ठीक है। एफ क्या है एमसीक्यू, एमसीक्यू कितने हैं, ये है एमसीक्यू 500 प्लस 400, ये एमसीक्यू है डिवाइडेड बाय टोटल,
तो 900 डिवाइडेड बाय 1400 ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि इजी एमसीक्यू कितने हैं 500, इजी एमसीक्यू कितने हैं 500 डिवाइडेड बाय टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होगा, probability of E intersection F divided by probability of F. E intersection F is 500 by 1400 divided probability of F is 900 by 1400. It is 5. This is 5 by 9. तो easy question आना जबकि वो क्या है, given that it is a multiple choice. अगर multiple choice है तो easy आने की probability क्या है 5 by 9. Next question number 14 है given that two numbers appearing on the throwing two dice are different. दोनों numbers जो है different है. Find the probability of the event. The sum on the numbers on the dice is 4. Sum जो है 4 आने की. बेटा पहले तो ना आपको बोला गया है two numbers appearing on throw. अगर दो dice थ्रो हो रहे हैं तो sample space कितना हो गया 36. क्वेश्चन नंबर 14 में अगर दो डाइस थ्रो हो रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितना हो गया टोटल 56. ई इवेंट क्या है, ई इवेंट बोला गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द सम ऑफ द गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग, गिवन दैट कंडीशन क्या है, गिवन दैट कंडीशन ये है थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, नंबर्स आर डिफरेंट. ये गिवन कंडीशन है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी. गिवन कंडीशन क्या है, द नंबर्स आर डिफरेंट, नंबर्स आर डिफरेंट. तो यानी कि क्या नहीं आएगा इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 ये नहीं आएंगे, ये 6 नहीं आएंगे. तो टोटल कितने हो गए इसमें 30 हो गए. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई ई की प्रोबेबिलिटी हो गई 30/36. ये गिवन कंडीशन है. प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है वो कंडीशन एफ क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑन द डाइस इज 4. सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सम 4 आना, सम 4 कैसे आ सकता है 1,3 से आ सकता है, 3,1 से आ सकता है, 2,2. आई थिंक यही 3 केसेस हैं जिनसे सम 4 आ सकता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गई 3/36. अब बेटा प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, गिवन कंडीशन है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उससे पहले लिखते हैं, यानी कि f by e निकालना है. इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि f by e आपको पता चल जाना चाहिए. ये गिवन कंडीशन है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो f by e निकालना है. तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f. हाँ जी, सेम नहीं होने चाहिए और सम 4 कॉमन क्या हो जाएगा दोनों में, डिफरेंट होने चाहिए कहता है डिफरेंट और ये कहता है सम 4. डिफरेंट और सम 4 तो कौन से ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि इसमें तो डिफरेंट नहीं है ना. ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएगा डिफरेंट और सम 4, तो ये तो आ जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ 2 बाय और टोटल कितना है 36 और एफ कितना है 3/36. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3. मैम इसमें p by e नहीं आएगा, क्या आएगा p by e yes, आएगा yes, ना डिनोमिनेटर. yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी बेटा ई ही आएगा, ई आएगा, सही कह रहे हैं. एफ बाय ई तो एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही आएगा. ई कितना 30/36 ना, यस 2/30 यानी कि 1/15 आएगा. हाँ जी बिल्कुल, आंसर आएगा 1/15. अच्छा बस वही है ऑलमोस्ट. नेक्स्ट आप कर लें, 15 खुद कर लेना, ठीक है. इसके साथ ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो जाती है 13.1. आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बेटा जल्दी से जल्दी अपनी एक्टिविटी जो गिवन है दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट करके और मुझे सबमिट करवाते जाएं. जल्दी से जल्दी जैसी आपकी कंप्लीट होती जाएं और मुझे सबमिट करवाते जाएं एक्टिविटीज. ओके